शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल यानी कि रद्द कर दी गई है। बीजेपी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का विरोध किया था और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता नॉमिनेशन रद्द होने के बाद जश्न मना रहे हैं। हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप मीनाक्षी नटराजन पर लगा। उसके बाद जांच में पाया गया कि ये सत्य है और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या जानकारी छुपाई थी या फिर गलत दी थी मीनाक्षी ने? देखिए, आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में उनके खिलाफ तेलंगाना की अदालत में एक मामला लंबित था, उसकी जानकारी छुपाई थी, जिसमें उन्हें आरोपी नंबर 4 बताया गया था। लेकिन ये जानकारी जो है मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में छुपाई थी, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये, क्योंकि वो सांसद भी रह चुकी हैं और इसीलिए ये गंभीर माना गया। उन्हें 6:30 बजे तक का समय दिया गया था शाम को कि वो अपना पक्ष सामने रखें। लेकिन उनकी दलीलें जब सुनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दलीलें सुनी गई, तो उसमें यह पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन को जो नोटिस दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जो समन भेजा गया था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। बावजूद इसमें अवसर मिला, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। देखिए, हमारे बीच में संकेत गुप्ता जी हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने पूरे प्रकरण को तर्कपूर्वक आरओ साहब के सामने रखा और रखने के बाद आरओ साहब ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या तर्क था, मैं समझता हूँ संकेत गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। नीचे रख दीजिए माइक। सबसे पहले आप सभी लोगों और इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है। यहाँ राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ने परिमल नथवानी के नाम पर आपत्ति जताई है और आपत्ति में कहा गया कि नामांकन पत्र में कहीं उनका नाम परिमल नथवानी लिखा है, कहीं अन्य स्थानों पर इसे नथवानी परिमल लिखा गया है। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने कुछ अन्य कॉलम्स पर भी आपत्ति जताई है। अपराध वाला कॉलम छोड़ने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक और नामांकन जिस पर आपत्ति दर्ज की गई है वो है रांची से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार। ये नामांकन दाखिल करते हुए इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। परिमल नथवानी इनका नाम है, कहीं पर ये नाम दर्ज है, कहीं पर नथवानी परिमल लिखा गया है। इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। हलफनामे में जानकारी छिपाने का, अधूरी जानकारी देने का, नाम कहीं पर अलग अलग लिखने का, ये तमाम आरोप इन पर लगे हैं। रांची से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी। कांग्रेस ने अब आपत्ति दर्ज की है। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, नाम को अलग अलग तरीके से लिखना यह भी गलत माना जाता है और किन मामलों में आपत्ति दर्ज की गई है? कोई कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है इन्होंने? इसमें जो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हमारी बात हुई और जो सामान्य प्रक्रिया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो नियम कायदे हैं, उसके मुताबिक अगर थोड़ी सी लिपिकीय भूल हो, जिसको हम टाइपो मिस्टेक बोलते हैं, अगर वो है तो उसको सुधारने का मौका मिलता है। ये निर्वाचन अधिकारी तय करते हैं कि कौन सी गलतियां, अगर टाइपो मिस्टेक है तो उसे सुधारने का नाम में या किसी अन्य चीज में, लेकिन उम्र और जन्मतिथि को लेकर अगर कुछ गड़बड़ी है तो नामांकन रद्द होने का आधार हो सकता है। तो ऐसे में निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस दिया है। कल सुबह तक इस सारी गलतियों के बारे में उनका जवाब मांगा है कि क्या शुद्ध और सही होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि परिमल नाथवानी, उन्होंने अपना नाम नाथवानी परिमल लिखा है, तो हो सकता है कि उसको सुधारने का मौका दे दिया जाए। लेकिन अगर प्रस्तावक के नाम, प्रस्तावक के दस्तखत
या अन्य कुछ कई कॉलम ऐसे हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया जाए या जिनमें गलत जानकारी भरी जाए तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस का जवाब क्या आता है और उसे निर्वाचन अधिकारी क्या प्रक्रिया के तहत उसको मान्य करते हैं या फिर उनका नामांकन रद्द करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की, जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। ममता बनर्जी के घर के साथ साथ अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट ऑफिस पे सीआईडी टीम पहुंची। ये दौरा एमएलए के जाली हस्ताक्षर के कथित मामले की जांच के सिलसिले में हुआ और सूत्रों के मुताबिक ये कदम तब उठाया गया जब पहले समन जारी होने के बावजूद अभिषेक भवानी भवन में पेश नहीं हुए। अभिषेक दिल्ली में है और उन्होंने सीआईडी से समय बढ़ाने की मांग की है। ही बैठती थी तो 2 दिन के लिए नहीं है। उस मौका में ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन बार बार हमारा लीडर सुभाषिष चक्रवर्ती बार बार बोला है, अरे वो उनको लौट ना दीजिए तो काल परसों आ जाएंगे। तो ये तो उनका ये पॉलिटिकल रेड है, पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना है, वो कर रहे हैं। इधर अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी शिकंजा कस रही है, उधर टीएमसी में टूट का डर बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी और केजरीवाल से मुलाकात कर विपक्ष को एकजुट करना चाह रही है, मगर उनकी खुद की पार्टी में विद्रोह की आग धधक रही है। ममता बनर्जी मुश्किल में है, पार्टी से लगाम छूट रही है और पार्टी तेजी से टूट रही है। ममता के विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही हैं। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं। It is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही हैं, केजरीवाल से मिल रही हैं और कल जब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही थीं, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और वो भी चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाया, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था कि टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। अब ममता के साथ वाले सांसद भड़के हुए हैं। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है। उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती, फंसती और अकेली पड़ती जा रही हैं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो एक तरफ टीएमसी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इन कार्रवाइयों के साथ ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी चरम पर है। आज एक बार फिर टीएमसी के एक नेता पर अंडे और टमाटर बरसाए गए। टीएमसी के नेता पर अंडे और टमाटर की बारिश हो रही है। देखिए टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सब्यसाची दत्ता को जब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस पहुंची तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सब्यसाची का विरोध कर रहे लोग उन पर अंडे, टमाटर और गोबर फेंकने लगे। कोर्ट परिसर में ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सब्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। पश्चिम बंगाल में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टीएमसी के जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उन पर पब्लिक अंडे और टमाटर बरसा रही है। 2 दिन पहले टीएमसी पार्षद बाप्पादित्य दासगुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसे थे। 6 जून को बाप्पादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तभी यह अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में हमला हुआ था। टीएमसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश तक तो ठीक है, मगर अंडा फेंककर विरोध करने का एक पैटर्न बनता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
तो क्या उत्तर प्रदेश में जनाब इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ एनडीए के सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है? ये सवाल कल दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मौजूद हो गया है, क्योंकि कल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर गठबंधन की एकता पर था, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यहीं पर खरी खरी सुना दी थी। राहुल गांधी के बगल वाली कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन को देखकर समझा जा सकता है कि यूपी की सियासत में नए समीकरण को संवारने की कवायद होनी है, क्योंकि अखिलेश ने जब बोलना शुरू किया, नाराजगी का पिटारा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहां है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कहा कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझनी होगी। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें दे सकती है। हमारा गठबंधन स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन को जनता नकार चुकी है। देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। यूपी के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उधर आज रामकथा के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने लैंड जिहाद का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। बिहार की बात करेंगे, जहां पर राबड़ी देवी के बंगले पर बवाल मच गया। आज लालू यादव सिंगापुर से लौटे हैं और माना जा रहा है कि बंगला खाली करने का फैसला अब लिया जाएगा। उधर तेजस्वी यादव ने इसी मामले में सीएम सम्राट चौधरी पर अभद्र बयान दिया है। करीब एक सप्ताह के बाद सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे तो सियासी पारा चढ़ा हुआ था। लालू से राबड़ी के बंगले और सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सवाल हुआ। मगर लालू यादव कुछ नहीं बोले। इधर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। माना जा रहा है कि लालू के लौटने के बाद राबड़ी ये बंगला खाली कर देंगी, मगर बंगला खाली करने के पहले बंगले पर बवाल मचा हुआ है। अगर जांच कराई जाए तो सबके कितने कितने घर निकलेंगे, कहाँ कहाँ घर निकलेंगे, और ये सरकारी घर है। अब सरकार बदल गई है। इसी मसले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप भी सुनिए। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी का बयान बताता है कि बंगले पर सरकार के नोटिस ने आरजेडी के भीतर तिलमिलाहट भर दी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि राबड़ी देवी को बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें जारी घमासान के बीच आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय अधिकारियों को शामिल किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के दफ्तर में दोबारा नीट परीक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग की, जहां उन्होंने एक बार फिर छात्रों को भरोसा दिया कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देंगे। और फिर और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बार परीक्षा की रिजल्ट सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज़्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे। और अब यूपी में संतों का विवाद, जिसकी बात एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने राम भद्राचार्य की हत्या की आशंका जताई है, तो राम भद्राचार्य ने भी आशुतोष ब्रह्मचारी पर पलटवार कर दिया है। यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है कि आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूँ। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। और बात हिंदुस्तान के एक बड़े ऐतिहासिक कदम की, जिसे देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जोजिला टनल में किए गए इस धमाके के साथ ही हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। जोजिला ब्रेक थ्रू होने के बाद आज उसी दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरने वाला है। हम इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। इस टनल को ऐसे बनाया गया है कि मुश्किल दौर में भी कश्मीर और लद्दाख आपस में जुड़े रहेंगे और जिंदगी की रफ्तार तेज रहेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। मैं जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल की बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहां आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांदरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है, जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर 5 रुपए का विशेष डाक टिकट जारी किया गया, 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सरकारी और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स ने अभियान की सफलता में अहम योगदान दिया है। पीएमएसएमए के तहत हर गर्भवती महिला को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। जेपी नड्डा ने डॉक्टर्स, नर्सेज और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। और अब आज शेयर बाजार की कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 395 अंक मजबूत होकर 73,919 और निफ्टी 119 अंक चढ़कर 23,242 के स्तर पर बंद हुआ है। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 36 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा। सोना 1,816 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,52,584 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,447 रुपए बढ़कर 2,45,607 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। तो ये तो खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।